नमस्कार साथियों, मैं राजवर्धन चौहान एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी वेब क्लासेस पर। और समय हो रहा है डेली करंट अफेयर्स के बारे में बात करने का। ये एक ऐसी सीट है जिस पर हम डेली डिस्कस करते हैं, चाहे वो आगामी आने वाली परीक्षाएं यूपी पुलिस की हो, चाहे यूपी ट्रिपल एससी पैट की हो या अन्य कोई परीक्षा हो। उन सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखकर इस सीट का निर्माण किया गया है। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। और पहली जो शीट्स या पहले जो क्वेश्चन है वो आप सभी के लिए ये रहा। लिखा हुआ है कि आरबीआई द्वारा द्वैमासिक मौद्रिक नीति घोषणा के अनुसार मौद्रिक नीति समिति यानी कि एमपीसी ने सर्वसम्मति से रेपो दर को कितने प्रतिशत पर रखने का निर्णय लिया है। तो ये जो रेपो रेट है वो कितना रखा जाएगा, 6.5%। यानी कि रेपो रेट क्या है, रेपो दर क्या है, रेपो रेट वो है वो 6.5% रहेगी। अब रेपो दर होती क्या है जरा इसके बारे में बात करते हैं। तो रेपो रेट वह रेट होती है जिस पर रिजर्व बैंक जो है अपने अन्य बैंक यानी कि जो वाणिज्यिक बैंक है उनके लिए जो है अल्पकाल के लिए कहें कि जो है ऋण प्रदान करता है। तो जब रिजर्व बैंक अपने जो निचले बैंक है, जो वाणिज्यिक बैंक है, उनके लिए जिस दर से ऋण प्रदान करता है वो कितनी होती है, उसे रेपो रेट बोला जाता है। और ये कितनी है, वर्तमान में 6.5% है। यदि हम आरबीआई की बात करते हैं तो इसकी स्थापना कब की गई, 1 अप्रैल 1935। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वर्तमान में गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास है। रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहां पर है, ये मुंबई महाराष्ट्र में यानी कि भारत में है। यदि हम बात करते हैं इस रेपो रेट के बारे में यानी कि रेपो रेट के बारे में, तो रेपो रेट को 6.5% पर रखने का जो है आरबीआई की समिति ने फैसला किया है। स्थायी जमा सुविधा यानी कि एचडीएफ, ये तो है रेपो दर। अगली है एसडीएफ, ये कितनी रखी जाएगी, ये 6.25% रखी जाएगी। कितनी, 6.25% रखी जाएगी। और सीमांत स्थायी सुविधा यानी कि सीमांत स्थायी सुविधा एसएसएफ, ये कितनी रखी जाएगी, ये आपकी 6.75% रखी जाएगी। अगर आप एचडीएफ, एसएसएफ और रेपो दर का देखते हैं तो इनके बीच में 0.25 का अंतर रहता है। तो रेपो रेट 6.5 है, एचडीएफ 6.25 है और एसएसएफ कितनी है, 6.75% है। तो इसके साथ साथ जो एमपीसी है उसने यह सुनिश्चित करने का निर्णय लिया है कि आवास की वापसी पर ध्यान केंद्रित करने का भी निर्णय लिया है और मुद्रास्फीति उत्तरोत्तर लक्ष्य की ओर जो है संरेखित हो, जबकि विकास का समर्थन हो। आरबीआई ने चालू वित्त वर्ष के लिए सीपीआई यानी कि मुद्रास्फीति लक्ष्य को संशोधित कर 5.4% कर दिया है। इसके साथ साथ आरबीआई गवर्नर ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर 6.5% रहने का अनुमान लगाया है। यानी कि वर्ष 2023 और 24 के लिए भारत की जो वास्तविक ग्रोथ डेवलपमेंट जो रेशो है, जीडीपी है, जो उसकी कितनी है, 6.5% का जो अनुमान है वो किसके द्वारा लगाया गया है, आरबीआई के द्वारा लगाया गया है। अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगली स्लाइड क्या कहती है। लिखा हुआ है विश्व व्यापार सांख्यिकी समीक्षा 2023 के अनुसार विश्व व्यापारिक व्यापार में अग्रणी निर्यातकों में भारत का स्थान कौन सा है। यानी कि पूरे वर्ल्ड को निर्यात करने के बारे में यदि हम बात करते हैं, पूरे वर्ल्ड को निर्यात किए जाने वाले माल में भारत का स्थान कौन सा है, 18वां है। यानी कि डब्ल्यूटीओ ने माल निर्यात में भारत को 18वां स्थान दिया है। विश्व व्यापार संगठन के वार्षिक प्रमुख प्रकाशन विश्व व्यापार सांख्यिकी समीक्षा 2023 के अनुसार भारत विश्व व्यापारिक व्यापार में अग्रणी निर्यातकों में 18वें स्थान पर है। वैश्विक स्तर पर भारत माल आयात में 9वें स्थान पर है और माल निर्यात में 7वें स्थान पर है। वर्ष 2022 के लिए विश्व व्यापारिक व्यापार में अग्रणी निर्यातक चीन, अमेरिका और जर्मनी है, जो कि शीर्ष 3 स्थानों पर है। यानी कि चीन सबसे ज्यादा निर्यात करने वाला है, उसके बाद अमेरिका है और नंबर 3 पर कौन आता है, जर्मनी आता है। इसके साथ साथ यदि हम विश्व व्यापार संगठन की डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो इसका गठन 1 जनवरी 1995 को यानी कि 28 साल पहले किया गया। उद्देश्य क्या है, व्यापार में टैरिफ और अन्य बाधाओं को कम करना। मुख्यालय कहां पर है, जिनेवा स्विट्जरलैंड। बहुत इंपॉर्टेंट पूछा आता है कि डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय कहां पर है, डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसके साथ साथ महानिदेशक कौन है, गोंजी ओकोंजो इवेला वर्तमान में विश्व व्यापार संगठन के कौन है, महानिदेशक हैं। तो भारत इस स्थान में कौन से, भारत इस स्थान में 18वें नंबर पर है पूरे। अगर हम वर्ल्ड वाइड की बात करते हैं, अगर वैश्विक स्तर पर आयात की बात करते हैं तो भारत 9वें स्थान पर है। और 2022 यानी कि माल निर्यात में
ये 7वें स्थान पर था। ठीक है, चलिए अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। लिखा हुआ है किस भारतीय पहलवान ने तुर्की में विश्व कैडेट कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में महिलाओं के 61 किलोग्राम भार वर्ग में भारत के लिए एकमात्र स्वर्ण पदक जीता है। तो भारत के लिए जो है विश्व कुश्ती चैंपियनशिप जो कि तुर्की में आयोजित हुई, 61 किलोग्राम भार वर्ग में एकमात्र स्वर्ण पदक जीतने वाली जो महिला खिलाड़ी हैं उनका नाम है सविता। यानी कि सविता के द्वारा इस भार वर्ग में एकमात्र स्वर्ण पदक जीता गया है। अगर हम बात करते हैं इस प्रतियोगिता के बारे में, तो इस्तांबुल में, तुर्की की जो राजधानी है इस्तांबुल, जहां पर इसका आयोजन किया गया, वहां पर भारत ने 1 स्वर्ण 7 रजत और 3 कांस्य पदक जीते हैं। भारत ने विश्व कुश्ती प्रतियोगिता में कुल कितने 1 स्वर्ण 7 रजत 3 कांस्य पदकों को जीता है। यह महिलाओं की फ्री स्टाइल थी, जहां भारत ने जापान और अमेरिका के बाद तीसरे स्थान पर रहकर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। यानी कि विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में जो भारत है वो जापान और अमेरिका के बाद तीसरे पायदान पर रहा, 1 स्वर्ण 7 रजत और 3 कांस्य पदकों के साथ। अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। लिखा हुआ है भारत तुवालू परियोजना के लिए भारत संयुक्त राष्ट्र विकास साझेदारी निधि से कितनी राशि का योगदान करेगा। तुवालू परियोजना है, इस तुवालू परियोजना में भारत की सरकार के द्वारा जो है अपना अंशदान दिया जाएगा और ये $7 लाख का होगा। $7 लाख US डॉलर की राशि जो है इस तुवालू परियोजना में दी जाएगी। अब ये योजना है क्या, जरा देखिएगा। इस परियोजना का उद्देश्य छात्रों, शिक्षकों और स्कूल कर्मचारियों के लिए स्वच्छ पानी का भंडारण और आपूर्ति करना, अच्छी स्वच्छता को बढ़ावा देना और जल जनित बीमारियों की घटनाओं को कम करना है। मई 2023 में पीएम नरेंद्र मोदी ने भारत प्रशांत द्वीप सहयोग मंच के शिखर सम्मेलन में प्रशांत द्वीप देशों के लिए सागर अमृत छात्रवृत्ति योजना की घोषणा की है। उन्होंने प्रशांत द्वीप देशों की प्राथमिकताओं के अनुसार स्वास्थ्य, कल्याण और सामुदायिक विकास क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हुए 12 सूत्रीय कार्य योजना की भी घोषणा की। तुवालू में जलकुंड परियोजना प्रशांत देशों द्वारा पसंद के क्षेत्रों में उच्च प्रभाव वाले सामुदायिक विकास परियोजनाओं के महत्व पर केंद्रित इन पहलों के अनुसरण में है। तुवालू की राजधानी क्या है, फुनाफुटी है। प्रधानमंत्री कौन है, कौसिया नतानो है। मुद्रा कौन है, तुवालुअन डॉलर यानी कि ऑस्ट्रेलियाई डॉलर है। ठीक है, कितनी ऑस्ट्रेलियाई डॉलर यहाँ की मुद्रा है और कितनी राशि, $7 लाख रुपए की राशि इसके लिए दी जाएगी। अगला है इंडियन ऑयल के चेयरमैन श्रीकांत माधव वैद्य का कार्यकाल कितने वर्षों के लिए बढ़ाया गया है। इंडियन ऑयल चेयरमैन, जो इंडियन ऑयल है जो एक महारत्न कंपनी है, इसके जो चेयरमैन है श्रीकांत वैद्य, उनका रिटायरमेंट यानी कि 60 साल में रिटायर हो जाते हैं, लेकिन 60 साल के बाद इनको फिर से 1 वर्ष का सेवा विस्तार दिया गया है। कितना, 1 वर्ष का। अब इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की यदि हम बात करते हैं तो ये भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अधीन एक बहुराष्ट्रीय तेल और गैस कंपनी है। स्थापना 30 जून 1959 को की गई। मुख्यालय नई दिल्ली भारत में है। यदि हम बात करते हैं इन महारत्न कंपनियों के बारे में तो श्री जो माधव वैद्य हैं वो श्रीकांत माधव वैद्य ऐसे पहले व्यक्ति होने वाले हैं जो कि रिटायरमेंट के बाद 1 साल का अतिरिक्त सेवा विस्तार को प्राप्त कर रहे हैं। यानी कि जो इंडियन ऑयल के पेट्रोलियम की हम बात करते हैं तो अध्यक्ष को 60 साल से अधिक का विस्तार नहीं दिया गया है, लेकिन श्रीकांत माधव वो पहले व्यक्ति होंगे जिनके लिए 1 साल का अतिरिक्त सेवा विस्तार दिया गया है। अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। अगली स्लाइड क्या कहती है, लिखा हुआ है सोनी और जी के विलय को एनसीएलटी ने मंजूरी दे दी है। लिखा हुआ है हाल ही में नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल यानी कि एनसीएलटी ने जी एंटरटेनमेंट और जापान की भारतीय इकाई के बीच विलय को मंजूरी दे दी है। तो ये जो जापान की इकाई है जिसका नाम है सोनी एंटरटेनमेंट में जो भारत की इकाई है वो, और जी एंटरटेनमेंट यानी कि जो भारत के संबंध में है, इन दोनों का विलय होने वाला है और आपस में ये दोनों कंपनियां क्या है अपने चैनलों के लिए जो है विलय कर देंगी। दोनों मनोरंजन प्रदान करने वाली कंपनियां हैं। यदि आप चैनल पर देखते हैं, टीवी पर देखते हैं तो सोनी और जी के चैनल आपको दिखेंगे। आने वाले समय में ये दोनों कंपनियां मिलकर एक हो जाएंगी और उपभोक्ता इन दोनों के चैनलों को एक साथ देख सकेंगे। तो इसके लिए जो एनसीएलटी ने वो मंजूरी दे दी है। अगर हम बात करते हैं एनसीएलटी यानी कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के बारे में, तो एक अर्ध न्यायिक निकाय है जो भारतीय कंपनियों से संबंधित मुद्दों पर फैसला देता है। ट्रिब्यूनल की स्थापना कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत की गई थी और 1 जून 2016 को भारत सरकार द्वारा इसे गठित किया गया था। यह इसी की सिफारिश है कि दिवालियेपन और कंपनियों के समापन से संबंधित कानून पर वी बालकृष्ण इराडी समिति की अनुशंसा पर भारत सरकार ने 2016 में इसका गठन किया था।
सौदे के तहत जो जी समूह इकाई के द्वारा ऋण चूक पर ऋणदाताओं के साथ कानूनी लड़ाई और स्टॉक एक्सचेंज विलय के लिए मंजूरी पर पुनर्विचार कर रहे थे, सहित कई कारणों से सौदे में देरी हुई। अगर सौदे के तहत पुनीत गोयनका को विलय के बाद बनी इकाई का प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी बनाया जाना है। तो यानी कि सोनी और जी इंटरटेनमेंट आपस में विलय करने वाले हैं। सोनी जापान की कंपनी है, जी हिंदुस्तान की कंपनी है, सोनी की जापान की मूलतः कंपनी है। तो ये पूरी का ना करके अपने केवल भारतीय इकाई का जो है जी इंटरटेनमेंट के साथ क्या है, जो है क्या कहते हैं, एक दूसरे के साथ मिलने वाले हैं। अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। लिखा हुआ है भारत सरकार या भारत का रक्षा मंत्रालय इस साल के अंत तक अपने सभी कंप्यूटर पर कौन सा स्वदेशी रूप से विकसित ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करेगा। यानी कि रक्षा मंत्रालय अब भारत में ही विकसित ऑपरेटिंग सिस्टम को अपने कंप्यूटरों पर इस्तेमाल करने वाला है और ये माइक्रोसॉफ्ट ओएस की जगह पर जगह लेगा। तो इस सॉफ्टवेयर का नाम क्या है? तो इस सॉफ्टवेयर का नाम है माया। माया एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, माया एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको माइक्रोसॉफ्ट की जगह जो है रक्षा मंत्रालय के द्वारा अपने कंप्यूटर में लॉन्च किया जाएगा। और यह पूर्णतः कैसा है? स्वदेशी, यानी कि भारतीय रूप से निर्मित एक जो है ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है। अगर हम बात करते हैं इस सॉफ्टवेयर के बारे में, तो भारत का रक्षा मंत्रालय इस साल के अंत तक अपने सभी कंप्यूटरों पर माइक्रोसॉफ्ट के विंडोज की जगह माया ओएस नामक स्वदेशी रूप से विकसित ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करेगा। ऐसा करने से मंत्रालय को अपने कंप्यूटर को साइबर हमलों से बचने की उम्मीद है। माया ओएस के बारे में बात करते हैं तो ओपन सोर्स उबंटू प्लेटफॉर्म पर आधारित है। यह सुरक्षा को बढ़ावा देते हुए एक परिचित इंटरफेस की पेशकश करते हुए साइबर खतरों से बचाएगा। माया ओएस चक्रव्यूह नामक एक फीचर के साथ आता है जो एक एंड पॉइंट एंटी मैलवेयर और एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है जो उपयोगकर्ता और इंटरनेट के बीच एक आभासी परत बनाता है जो हैकर्स को संवेदनशील डेटा तक पहुंचने से रोकता है। अब उबंटू के बारे में बात करते हैं। उबंटू क्या है? उबंटू एक लोकप्रिय ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कंप्यूटर सर्वर और अन्य उपकरणों पर चलता है। यह लाइनक्स पर आधारित है और मुफ्त और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जिसे कोई भी उपयोग और संशोधित कर सकता है। उबंटू को उपयोग में आसान, सुरक्षित और अनुकूलन योग्य बनाया गया है। यानी कि रक्षा मंत्रालय के द्वारा किस ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग अपने कंप्यूटरों में किया जाने वाला है, तो उसका नाम है माया। और यह पूर्णतः स्वदेश निर्मित यानी कि भारत निर्मित सॉफ्टवेयर है। अगला है संयुक्त राष्ट्र को सौंपी गई नवीनतम मूल्यांकन जानकारी के अनुसार भारत के ग्रीन हाउस उत्सर्जन की दर कितने वर्षों में अपेक्षा से अधिक 33% कम हो गई है? तो ग्रीन हाउस गैस 14 वर्षों में अपेक्षा से 33% जो है वो कम हो गई है। अब हम बात करते हैं इस ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में। तो भारत 2030 तक उत्सर्जन तीव्रता को 2005 के स्तर से 45% तक कम करने के लिए जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन यानी कि यूएनएफसीसीसी की प्रतिबद्धता को पूरा करने की राह पर है। 2016 और 19 की अवधि में भारत में उत्सर्जन में कमी की औसत दर बढ़कर 3% सालाना हो गई, जो 2014-16 की अवधि में लगभग 1.5% थी। यह तक की सबसे तेज कमी थी और इसका मुख्य कारण नवीकरणीय ऊर्जा की ओर सरकार का दबाव था, भले ही जीवाश्म ईंधन ऊर्जा मिश्रण पर हावी रहा हो। यदि हम बात करते हैं 2019 तक भारत के 24.56% या 80.73 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र में जंगल और पेड़ थे। हाल ही में भारत भी नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग करके पानी के अणुओं को विभाजित करके निर्मित हरित हाइड्रोजन को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहा है। कारण क्या है? नवीकरणीय ऊर्जा का उत्पादन बढ़ा है और वन क्षेत्र में वृद्धि हुई है। और इसी कारण क्या है कि जो भारत का कार्बन उत्सर्जन है वो क्या है, 14 वर्षों में बहुत ही तेजी के साथ 33% तक कम हो गया है। यानी कि इसका मेन रीजन क्या है? जो हरित क्रांति को बढ़ावा, यानी कि हरित क्रांति बोले तो जो ज्यादा से ज्यादा नए पौधे लगाना और इसके साथ साथ जो आपके और जो साधन है, जो नवीकरणीय ऊर्जा साधन है, उन पर जो है डिपेंड होना, ये इसका एक मेन रीजन है। अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। लिखा हुआ है कर्नाटक राज्य सड़क परिवहन निगम ने एशिया का सर्वश्रेष्ठ ब्रांड पुरस्कार जीता है। अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए किस राज्य सरकार के द्वारा एशिया का सर्वश्रेष्ठ जो है सड़क ब्रांड जो पुरस्कार नियोक्ता पुरस्कार जीता गया है, तो ये किसके द्वारा? कर्नाटक के द्वारा जीता गया है। ठीक है, कर्नाटक राज्य सड़क परिवहन निगम ने एशिया का सर्वश्रेष्ठ ब्रांड नियोक्ता पुरस्कार जीता है। अब कर्नाटक राज्य सड़क परिवहन निगम ने यानी कि केएसआरटीसी ने इनोवेटिव एचआर प्रैक्टिसेस वाले संगठन श्रेणी के तहत एशिया का सर्वश्रेष्ठ ब्रांड नियोक्ता पुरस्कार 2023 जीता है। इसकी घोषणा 18वीं ब्रांड कांग्रेस के 14वें संस्करण में की गई और इसे 17 अगस्त को सिंगापुर में प्रस्तुत किया जाएगा।
केएसआरटीसी का उद्घाटन 12 सितंबर 1948 को मैसूर सड़क परिवहन विभाग के द्वारा किया गया था। बाद में इसे एक स्वतंत्र निगम में बदल दिया गया और इसका नाम बदलकर कर्नाटक सड़क परिवहन निगम कर दिया गया। हाल ही में लागू की गई शक्ति योजना ने इसे और अधिक लोकप्रिय बना दिया है, क्योंकि राज्य की अधिकांश महिलाओं ने दैनिक आवागमन के लिए सार्वजनिक परिवहन की ओर रुख किया है। केएसआरटीसी बसें अपनी उत्तम और उत्कृष्ट सेवा भावना से कर्नाटक के ग्रामीण इलाकों के साथ साथ शहरी क्षेत्रों को भी जोड़ती हैं। बसें सामान्य आराम से लेकर विलासिता तक भिन्न होती हैं। कर्नाटक सरकार द्वारा हाल ही में अनावरण की गई अंबारी सेवा लंबी यात्रा पर यात्रियों के लिए उच्चतम सेवा स्तर प्रदान करती है। यानी कि पूरा कंक्लूजन ये है कि कर्नाटक की जो सड़क परिवहन कंपनियां हैं वो क्या है, जो ग्राहकों के लिए जो है सबसे अच्छी सुविधाएं प्रदान करती हैं। चलिए अगले स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। लिखा हुआ है आरबीआई ने कितने बैंकों पर जुर्माना लगाया है रखरखाव के जमा खातों के रखरखाव के प्रावधानों के उल्लंघन में कि श्री विनायक सहकारी बैंक पर आरबीआई के द्वारा कितना जुर्माना लगाया गया है। तो 1.5 लाख रुपए का जुर्माना श्री विनायक सहकारी बैंक पर आरबीआई के द्वारा लगाया गया है। ठीक है, कितना, 1.5 लाख रुपए। और आरबीआई ने ये जुर्माना 4 सहकारी बैंकों पर लगाया है। कितने बैंकों पर? 4 सहकारी बैंकों पर लगाया है। इन 4 सहकारी बैंकों में यदि हम बात करते हैं तो इसमें मिजोरम का शहरी सहकारी विकास बैंक है, उस पर भी 20,000 का जुर्माना लगाया गया है। ठीक है, इन्होंने जो है इन बैंकों ने पर्यवेक्षी कार्रवाई ढांचे यानी कि एसएएफ और आरबीआई के केवाईसी निर्देशों के तहत आरबीआई द्वारा जारी विशिष्ट निर्देशों का अनुपालन न करने के लिए श्री जी भाटिया सहकारी बैंक लिमिटेड मुंबई पर भी 1 लाख का मौद्रिक जुर्माना लगाया गया है। रिजर्व बैंक ने प्राथमिक सहकारी बैंकों द्वारा अन्य बैंकों में जमा राशि रखने पर आरबीआई द्वारा जारी निर्देश के उल्लंघन के लिए श्री विनायक सहकारी बैंक लिमिटेड अहमदाबाद गुजरात पर 1.5 लाख रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया है। ठीक है, तो ये कुल बैंक है, यानी कि कौन कौन से? मिजोरम शहरी सहकारी विकास बैंक, इस पर 20,000 का जुर्माना है। श्री जी भाटिया सहकारी बैंक लिमिटेड पर 1 लाख रुपए का मौद्रिक जुर्माना है। और प्राथमिक सहकारी बैंकों द्वारा अन्य बैंकों में जमा राशि न रखने पर श्री विनायक सहकारी बैंक लिमिटेड अहमदाबाद गुजरात पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। तो कुल कितने बैंक हैं? कुल 4 बैंकों पर यह जुर्माना राशि जो है आरबीआई के द्वारा लगाई गई है। और इन बैंकों ने केवाईसी नियमों का पालन नहीं किया है या अपनी जो ऑडिट रिपोर्ट है उसको सही से पेश नहीं किया है, या कहें कि रिजर्व बैंक के दिए गए दिशा निर्देशों का पालन इन बैंकों के द्वारा नहीं किया गया है, इसीलिए जुर्माना क्या है, इन बैंकों पर लगाया गया है। तो ये थी आज की कुछ स्लाइड्स जो कि आपके करंट अफेयर्स की दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण थी। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आप इस वीडियो को पसंद करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं जिससे कि नई नई वीडियोस की जानकारी आप तक समय से पहुंचती रहे। इसके साथ साथ आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। मिलते हैं कल के सेशन में कुछ नए तक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।